हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी का न्यूज़पेपर, द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द यूएसए विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। यूएसए डब्ल्यूएचओ का फाउंडिंग मेंबर है और एक एक्टिव मेंबर है। जब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ के विड्रॉल से यूएसए के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक जैसी कंडीशन क्रिएट होती है तो उसकी वजह से जो क्राइसिस या फिर जो इकोनॉमिकली इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो ओवल वर्ल्ड पर देखने के लिए मिलता है। तो वो अमेरिका के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि जिसके कारण अ, अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल किया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसीजन 2020 में भी लिया था, जिसको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंटिन्यू रखा गया, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ नहीं किया गया। इसका पहला रीज़न था कि किस तरह से जो अमेरिकन सिटीजन है उनके अंदर ये देखने के लिए मिला था कि 45% सिटीजन्स इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं कि यूएसए को डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि जो शेयर है यूएसए का वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा है। जब हम शेयर कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 15% शेयर अकेला यूएसए कंट्रीब्यूट करता है जब हम टोटल फंडिंग की बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं जब हम अदर कंट्रीज़ के शेयर की बात करते हैं वो कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है किस तरह से जब हम चार्ट फोर्थ की बात करते हैं 2016-17 से लेकर 2024-25 तक के टाइम में जो हाईएस्ट शेयर है और जो डिक्लाइन है वो कोविड के टाइम पर देखने के लिए मिला था कि किस तरह से 8% तक जो फंड है वो डिक्लाइन किए गए थे। लेकिन 2022-23 में फिर से इंक्रीज देखने के लिए मिला और 24-25 में फिर से डिक्लाइन देखने के लिए मिला। इसके साथ साथ कि किस तरह से जो अदर कंट्रीज़ है, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया, सभी के द्वारा जो पेंडेमिक को लेकर और जो रिस्पॉन्स था उनका वो सेम देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जब हम बात करते हैं किस तरह से जो कोलैबोरेशन की बात की जाती है तो यूएसए डब्ल्यूएचओ का सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन करने वाला पार्टनर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड पर चाइना देखने के लिए मिलता है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का शेयर डब्ल्यूएचओ में बहुत कम है, जो कि 5% के अप्रोक्स देखने के लिए मिलता है। तो कंडीशन की बात करें कि किस तरह से डब्ल्यूएचओ पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, या फिर जब हम बात करते हैं शेयर की, जो शेयर अमेरिका के द्वारा फंड किया जाता था उसको किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा, या फिर उसके बिना क्या इफेक्ट होंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के द्वारा यूज किया जाने वाला फंड की बात करें तो वो किस तरह से इम्प्रूव करता था जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। उसके अलावा जो भी कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक जैसी कंडीशन क्रिएट होती है या फिर उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, 10% फंड उसमें यूज़ देखने के लिए मिलता था। साथ साथ पोलियो इरेडिकेशन, जब हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं कि किस तरह से पोलियो को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2014 में पोलियो को पूर्ण रूप से इरेडिकेट कर दिया गया था। वहीं किस तरह से जब हम रैपिडली डिटेक्ट हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं, या फिर जो अदर हेल्थ इश्यूज हैं उन सभी के ऊपर डब्ल्यूएचओ का जो फंड है वो यूटिलाइज किया जाता था। एलिमिनेटिंग एलिटिज्म इन मेंटल हेल्थ, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि आज के टाइम में जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बड़ा इशू बन गया है, जिसके कारण हो सकते हैं कि किस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ जब हम एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर बदलते हुए
व्यक्तियों के व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। और एक अकेलापन या फिर जो आइसोलेशन का जीवन है, उस तरफ जो जब हम जीवन चक्र को जाता हुआ देखते हैं तो वह एक कारण हो सकता है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वहीं इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह से जो ब्लू कॉलर जॉब वाले वर्कर्स हैं उनके लिए भी मेंटल हेल्थ उतनी ही मायने रखती है। या फिर जब हम उनकी लिए इन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो क्या क्या लॉ और इन्फोर्समेंट्स उनके लिए होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में बात की गई है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार के बराबर अधिकार, सेफ्टी और हेल्थ संबंधित जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। उसी के साथ जब हम चैलेंजेस देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है कि किस तरह से लॉ होने के बावजूद भी वो इन्फोर्स नहीं हो पाते, या फिर उनके अंदर किस तरह से जो जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो उनको मेंशन किया गया है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंजरीज, जो कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर मेंशन किया गया है, जिसमें सिर्फ कहा गया है कि अगर किसी तरह की इंजरी या इलनेस होती है तो उनके स्तर पर ही ब्लू कॉलर वर्कर्स को कंपनसेट किया जा सकता है। तो मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया जाए, या फिर उनको कंफर्म करने के लिए कि मेंटली भी वर्कर ठीक है, क्योंकि उनकी जो अनसोशल लाइफ है, या फिर जो अनसेफ पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशन है, जॉब सिक्योरिटी है, इनएडिकेट पे है, या फिर जो कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलते हैं घर के ऊपर, घर में हेल्थ इश्यूज जो है, या जो अदर रिस्क है जब हम जॉब्स की बात करते हैं, या फिर तो उन सभी रीज़न की वजह से हेल्थ इश्यूज जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। जो कि सर्वे के अंदर कहा भी गया था किस तरह से 10.6% अडल्ट जो है इंडिया में वो सफ़र कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से। और जो वो गैप है जो ट्रीटमेंट के बीच में, वो है 70 से 92% का, जो डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, जो कि मेंटल हेल्थ सर्वे द्वारा 2015-16 में बताया गया था। तो जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 के अंदर कॉन्सेप्ट लाया गया था कि किस तरह से जो सेफ्टी है वो फिजिकल सेफ्टी तक लिमिटेड नहीं की जाएगी एम्प्लॉय की, उसको किस तरह से उसकी डायमेंशंस को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बम्बई हाई कोर्ट की कि लक्ष्मीबाई आत्माराम वर्सेस ट्रस्ट, जिसमें बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो एम्प्लॉयमेंट या फिर जो ऑक्यूपेशन ऑफ इंजरी है उसके स्कोप को बढ़ाया जाए, उसको सिर्फ फिजिकल लेवल तक ना रखकर उसको मेंटली भी एक्सप्लेन किया जाए कि डिजीज और जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है जिसके अंदर क्या क्या सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जिसके थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाना चाहिए। जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में मेंशन किया गया था कि किस तरह से मेंटल हेल्थ जो है ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसके अंदर गिग वर्कर्स और जो गार्बेज कलेक्टर, या फिर उन सभी वर्कर्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि जो उनके द्वारा जॉब की जाती है उनको उस तरह की सेफ्टी और जो इसेंशियल ऑक्यूपेशंस है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। हेल्थ हेल्थी एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि जो वर्कर है वो प्रॉपरली अपने वर्क को कंप्लीट कर सके, और जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। इसी के लिए सरकार द्वारा एक जो पहल स्टार्ट की गई थी जिसमें मानस इनिशिएटिव था, जो कि कम करता है गैप को किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और पर्टिकुलर पर्सन के बीच में, जो कि किसी भी मेंटल डिजीज डिसऑर्डर से। मैं इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्पलाइन नंबर को यूज़ किया जाए, जिसके लिए अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, ताकि अवेयरनेस को ब्लू कॉलर वर्कर्स तक पहुंचाया जा सके और उन सभी फैसिलिटीज़ को उनको भी प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा जब हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो इन्फोसिस, विप्रो और टाटा के द्वारा उस तरह के इनिशिएटिव लिए गए। इन्फोसिस द्वारा हेल्थ असिस्टेंस एंड लाइफ
एनरिचमेंट प्रोग्राम विप्रो द्वारा, मित्रा इनिशिएटिव, वहीं जो टाटा की बात की जाती है तो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम जो उनके द्वारा शुरू किया गया है। तो इस तरह की सर्विसेज को हर फील्ड में लाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर वर्क करा उन्हें उन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा सके, टेली मानस के साथ उनको जोड़ा जा सके, ताकि जो थेरेपी है उनको शुल्क में, जब हम फ्री हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं, उनके द्वारा उन तक पहुंच सके। दिल्ली जेंडर बजट, इट्स डिक्लाइन एंड इम्पैक्ट। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का राजस्व बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से वोट बैंक के लिए जो फ्रीबी कल्चर है वो प्रमोट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम फ्रीबी की बात करते हैं तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, या फिर किसको किस कंडीशन को फ्रीबी के अंदर डाला जाए और किसको नहीं, ये सभी डिपेंड करती है। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो चार्ट वन में जैसा दिखाया गया कि किस तरह से 2011-12 से लेकर 2024-25 तक जो बजट अलोकेट किया गया वुमेन के लिए, उसमें शेयर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जब हम एजुकेशनल बजट की बात करते हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने के लिए नहीं मिलता। रेड लाइन जो कि दिखाती है कि किस तरह से जो जेंडर बजट है वो इंक्रीज हुआ। 2011-12 में जो 9,435 था वो 2024-25 में बढ़कर 71,931 हो गया। लेकिन जब हम एजुकेशन शेयर की बात करते हैं, जो कि 2,661 था, वो सिर्फ 18,280 ही है, जो कि डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है हमें 2023-24 से जब हम कंपेयर करते हैं 24-25 तक आते हुए। तो क्या सिर्फ फ्रीबीज के द्वारा ही वुमेन को एम्पावरमेंट किया जा सकता है, या इससे रिलेटेड और क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं? जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से जो प्रोफेशनल जॉब है, जो स्किल जॉब है, उनके अंदर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जब हम बात करते हैं सीईओ की, मैनेजर की, या लेजिस्लेटिव जो सीनियर पोस्ट है उनके ऊपर 94% जो है वो मेल डोमिनेटेड ही देखने के लिए मिलता है। फिर मेल के द्वारा ही वो पोस्ट एक्वायर की जाती है, फीमेल का वहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही साथ जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो वहाँ का वर्क फोर्स है वो बहुत कम है। अगर ऑल ओवर इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो बस 21% है, जो कि लोएस्ट है इंडिया के अंदर। उसमें भी जब हम वुमेन की बात करते हैं तो वो कोई स्किल जॉब ना कर कर हाउस हेल्पर या क्लीनर जैसी जॉब करती हुई हमें दिखाई देती है, जिसका कारण हो सकता है स्किल की कमी होना। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के ऊपर फोकस ना कर कर फ्रीबीज के ऊपर फोकस करना, जो कि क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर 71 लाख वुमेन वोटर्स हैं, जो कि नियरली हाफ है अगर हम टोटल वोटर्स की बात करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से फ्रीबी कल्चर या फिर वुमेन को मंथली पे मंथली इस तरह की स्कीम्स का चलान जिनके थ्रू उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन फ्रीबी कल्चर के साथ साथ हमें यह देखना भी जरूरी है कि कहाँ पर यह जरूरी है। जहाँ जब हम निम्न तबके की बात करते हैं जिनके लिए है अनिवार्य है, उन तक उन स्कीम्स का पहुंचना अनिवार्य है। जैसे उज्ज्वला स्कीम, जिसके माध्यम से सिलेंडर्स को 500 रुपये में SC या ST तक पहुंचाया गया, जहां जो उनको परचेस नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम किसी भी और स्कीम की बात करते हैं जिसमें बस में वुमेन को फ्री में टिकट देना, या फिर किस तरह से जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल या कॉलेज जाने वाली गर्ल्स को बस के अंदर फ्री में टिकट प्रोवाइड करवाना, ताकि एनरोलमेंट नंबर को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ और इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। जब हम देखते हैं साइंस सेक्टर में या फिर इंजीनियरिंग में, वहाँ पर हमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जिसका एक कारण है कि एनरोलमेंट की कमी होना, या फिर जब हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं वहाँ पर वुमेन का एनरोलमेंट कम होना, जिसके लिए स्कीम चलाई जा सकती है जैसे नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर
वन टाइम कैश इनिशिएटिव प्रोवाइड किया जाता है गर्ल्स को कंप्लीट करने पर 8th क्लास, और गोल इंक्रीज किया जाता है अगर वो सेकेंडरी स्कूल्स को में एनरोल करती है, और जो ड्रॉप आउट है उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप, जिसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ में स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, ताकि जो रिसर्चर है और सोशल साइंस है उसके अंदर गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है उनको बढ़ाया जा सके। या CBSE उड़ान स्कीम, जिसके अंदर फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया जा सकता है ताकि जो एनरोलमेंट नंबर है उसको बढ़ाया जा सके, और उसके साथ साथ स्किल सेक्टर के साथ साथ स्टेम सेक्टर को भी प्रमोट किया जा सके, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया जाए जेंडर बजट के साथ साथ। और जो बजट एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी उसके परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। क्योंकि 2000 जब हम 2017-18 से लेकर 24-25 तक का ग्राफ देखते हैं, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि जो प्रपोर्शन ऑफ एजुकेशन इन जेंडर बजट वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, जो कि 54% से 27% तक का डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिलता है कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर। वहीं जब हम परसेंटेज चेंज करते हैं कि किस तरह से जो शेयर ऑफ एजुकेशन है जेंडर बजट का वो इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है, जो जिसका इंक्रीज हमें 2012-13 में और हाईएस्ट 17-18 में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो है -6, जो कि 18-19 में, 21 में -21 के साथ कंटिन्यूसली हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। इन 24-25 की बात करते हैं तब भी 9% का डिक्रीज हमें देखने के लिए मिलता है। हाउ विल द गवर्नमेंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्यूल इथेनॉल? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा कहा गया था कि इंडिया अचीव करेगा अपना टारगेट को 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के को, जिसके साथ साथ नियरली 11,000 करोड़ लीटर जो फ्यूल इथेनॉल है वो 1 ईयर के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके लिए यूज़ किया जाएगा शुगर, मोलास और मेज को, ताकि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग या बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके द्वारा जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन जब हम बात करते हैं शुगर की, राइस की, जिसके द्वारा जो इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, इनके द्वारा होने वाली इशूज क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम मोनिकल्चर की बात करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ही क्रॉप का कंटिन्यूसली कल्टीवेट करने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, जिसका एक रीज़न था कि इथेनॉल में यूज़ होने की वजह से जो मील के द्वारा उनका इथेनॉल के लिए खरीदे जाना। दूसरा रीज़न जब हम देखते हैं राइस, जो राइस के अंदर राइस के कल्टीवेशन के लिए उसमें मिथेन प्रोड्यूस करती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। उसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है। तो जब हम वाटर लेवल की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन जा रहा है, जिसकी वजह से पेडी कल्टीवेशन को कम करना चाहिए। लेकिन जब हम इथेनॉल फ्यूल ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो उसमें राइस का जो मेलास है उसको यूज किया जाता है, जिसके कारण उसका कल्टीवेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर एक्सपोर्ट और राइस के द्वारा इथेनॉल के ऊपर रोक लगाने के बाद देखने के लिए मिला था कि इस तरह से जो मेज है उसके जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जो कि जब हम कंपेयर करते हैं 2023-24 और 24-25 या करंट टाइम के अंदर, वो हमें इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। 2023-24 में जो कि $33 मिलियन का इम्पोर्ट था, वही करंट टाइम में बढ़कर $188 मिलियन का इम्पोर्ट हो गया है। तो जिसकी वजह से जब हम रुपी की बात करते हैं तो रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, रुपी वोलेटाइल है, जिसकी वजह से
इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, डिपेंडेंसी बढ़ती है कि इम्पोर्ट के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में 2024-25 के अंदर 42 मिलियन टन मेज की आउटपुट थी, जिसमें से 9 मिलियन जो है वो प्रोड्यूस किया गया था, जिसके थ्रू 350 to 400 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, जो कि नेसेसरी था। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ साथ फ्यूल की जो टारगेट है उसे पूरे करने के साथ साथ उनकी साथ साथ होने वाले जो इफेक्ट है उनके ऊपर भी फोकस करना। फ्यूल का जो टारगेट है उसे अ, उसको अचीव करने के साथ साथ हमें इन बातों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि जिन प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, शुगर केन का, राइस का या मेज़ का, तो इनकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर किसी एक क्रॉप के ऊपर एमएसपी या फिर पर्टिकुलर प्राइस को बढ़ाया गया तो मोनिकल्चर जैसी जो इनिशिएटिव है वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं वो इफेक्ट हो सकती है। उसके साथ साथ जो जीरो कार्बन इमल्शन टारगेट है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के रिगार्डिंग टारगेट्स है उनको भी अचीव किया जाए, तभी इथेनॉल फ्यूल ब्लेंडिंग के साथ साथ जो पेट्रोलियम से रिलेटेड टारगेट्स हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। जब इंडिया के ईयरली ऑयल इंपोर्ट बिल्स की बात करते हैं तो वो 10.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए। ट्रम्प पुश मैक्सिको टैरिफ बट कनाडा चाइना टू पे। मैक्सिको प्रेसिडेंट क्लाउडिया सिनबर्न के द्वारा रिसेंटली कहा गया था कि मैक्सिको नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर 10,000 मेंबर ऑफ नेशनल गार्ड को रीइंफोर्स करेगा, ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है मैक्सिको और यूएसए के अंदर की जाती है उसको रोका जा सके। उसके लिए साथ साथ यूएसए और मैक्सिको की रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कहा गया कि किस तरह से यूएसए जो है वो मैक्सिको के ऊपर लगने वाले टैरिफ को अब नहीं लेगा, जो कि 25% था। वहीं जो कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगता था वो उसके लिए चार्ज करेगा। उसके साथ साथ जो इम्पोर्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 10% एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। वहीं चाइना फेस करेगा 10% एडिशनल टैरिफ, जो कि फैट एंड ऑयल की मेकिंग और सेलिंग के कारण चाइना के ऊपर 10% मोर टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। डू नॉट रिड्यूस फॉरेस्ट लैंड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट से सुप्रीम कोर्ट। 2023 में फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो कि चेंज था जब हम बात करते हैं 1980s के फॉरेस्ट एक्ट बिल की, जिसमें मेंशन किया गया था कि किस तरह से जो फॉरेस्ट है उसको डिफाइन किया जाएगा, या फिर जब तक स्टेट और सेंटर मिलकर फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करते और पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते कि किन एरियाज को फॉरेस्ट के अंडर लाया जाएगा, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया है या फिर किसी कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं या गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, किसी भी प्राइवेट एंटिटीज़ के अंदर आते हैं, उन सभी का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तब तक जो 1980 का फॉरेस्ट एक्ट है उसके द्वारा जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसी को रखा जाएगा। क्योंकि जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 2023 के एक्ट में उनको दो पार्ट में बांटा गया था। सेक्शन ए में इंट्रोड्यूस किया गया था किस तरह से जो अमेंडमेंट एक्ट है वो सस्टेनेबली
डाइल्यूट करेगा डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट की, जो कि कैटेगराइज किया गया था टू टाइप में, कि फॉरेस्ट एंड लैंड रिकॉर्ड एज अ फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड आफ्टर 1980। और गवर्नमेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किए गए थे, किस तरह से वो फॉरेस्ट को रिड्यूस कर सकती है, या फिर जो भी फॉरेस्ट एरिया किसी भी कम्युनिटी के द्वारा यूज किया गया है। पर जब हम बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रा जी के द्वारा कही गई की बात करते हैं, उनके द्वारा बताया गया किस तरह से जो 1980s के अंदर एक्ट लाया गया था, वो था कि किस तरह से जो इकोलॉजी पर इम्बैलेंस होने की वजह से, या फिर जो फॉरेस्ट की कटाई के कारण पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव है उनको रोका जा सके, उसके लिए 1980 का एक्ट लाया गया था। उसके अंदर अमेंडमेंट करने से पहले 1996 के अंदर जो टीई गोदावमन मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दी गई थी, उसको फुलफिल करना जरूरी है, ताकि क्लासिफाई किया जा सके फॉरेस्ट को। ब्रॉड मीनिंग जो कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि ग्रीन एक्सपेंशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, नेचुरल क्लासिफिकेशन और ओनरशिप। सम विंड बिहाइंड द सेल ऑफ इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। तो जब हम इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से जो मल्टीपल चैलेंजेस है वो इमर्ज होते हैं, जिनके कारण जो शिप बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम चैलेंजेस देखते हैं, तो किस तरह से जो लैक ऑफ कैपिटल, हाई बोरोइंग कॉस्ट, शॉर्ट टर्म लोन रिटर्न, या फिर रिजिड कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स, शिप ओनरशिप, जो एडिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कोलेटरल लिमिटेशन के कारण होने वाली, या फिर जब हम साइक्लिक नेचर की बात करते हैं, इनफ्लेक्सिबल लोन्स की बात करते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फॉरेन फ्लैगशिप वेसल्स के कारण टैक्सेशन। क्योंकि जो 5% टैक्स इंडिया के अंदर शिप मेकिंग के ऊपर लगाया जाता है, वो जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शिप इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब हम सागरमाला की बात करते हैं, सागरमाला के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2024 से लेकर 25 तक के लिए 5.8 लाख करोड़ रुपए तक का जो टारगेट है वो रखा गया था, जिसके द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट को आउटलाइन किया गया और इनिशिएटिव किया गया ग्रीनफील्ड और प्रोजेक्ट्स को। जब हम इसके अलावा और इश्यूज की बात करते हैं कि क्या स्ट्रगल हो सकती है कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के द्वारा देखने के लिए मिलते हैं, तो फर्स्ट हो सकता है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज वेसल्स, हाई इनपुट कॉस्ट, पर्टिकुलरली जब हम स्टील की बात करते हैं, या फिर जो डिपेंडेंसी की बात करते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटीज, और जो मशीनरी या फिर जो और पार्ट्स के रिगार्डिंग डिपेंडेंसी है, वो देखने के लिए मिलती है। जो वर्क फोर्स है वो इफेक्टिव नहीं है, जो भी वर्कर्स के लिए जो पे है वो फिक्स नहीं है। इसके साथ साथ जो अदर चैलेंजेस बिल्ड होते हैं, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं कि किस तरह से जो वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में शिप मेकिंग कंपनीज हैं उनके द्वारा किए जाने वाले चेंजेस की उनके ऊपर टैक्स हाई टैक्स नहीं लगाया जाता, जो 5% IGST इंडिया में इम्पोज होता है। उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस है जो दी जानी चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं की जाती। एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ना नहीं होने के कारण, या फिर इंडियन यार्ड्स में जो
जब हम शिप ओनर्स की बात करते हैं या फिर जो शिप मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी, और जो पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनकी जो डिमांड है उसका अलग अलग होने की वजह से अ, ये सभी इश्यूज क्रिएट होते हैं। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में चेंज किए जा सकते थे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है या फिर जो टैक्स जीएसटी इम्पोज किया जाता है उसको कम किया जा सके, जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज को एक प्रोवाइड किया जा सके, उसके साथ साथ जो टैक्स डिडक्शन की जानी चाहिए थी उनको प्रोवाइड किया जा सके, जो फॉरेन वेसल्स एम्प्लॉयमेंट है उनसे रिलेटेड जो इश्यूज है उनको सॉल्व किया जा सके, किस तरह से जो रिफॉर्म्स शिप इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है उन सबको लाया जा सके, ताकि फिर से उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो शिप इंडस्ट्रीज है वो रीजनरेट हो सके। द प्रोमिस एंड प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया अगेन प्लास्टिक। प्लास्टिक की बात करते हैं तो देखते हैं कि 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक ईयरली प्रोड्यूस होती है, जिसमें से 10% से भी कम जो है वो रिसाइकल की जाती है, जिसकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। काव्यश्री मंजुनाथन के द्वारा एक एंजाइम के थ्रू किस तरह से जो बैक्टीरिया का यूज कर कर एंजाइम की फॉर्म में प्लास्टिक को तोड़ा जा सके। जो नेचुरली कुछ बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं जिनके द्वारा प्लास्टिक को एंजाइम की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, लेकिन उससे रिगार्डिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, कितने टाइम के अंदर कितनी प्लास्टिक को ब्रेक किया जा सकता है, या फिर किस टाइप की प्लास्टिक को। जब हम बात करते हैं पॉली इथाइलिन टेराथेरिन, जो कि एक पॉलिएस्टर है जो कि प्लास्टिक बनाने के लिए यूज होता है, तो किस तरह से बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, तो इसके लिए चेंजेस अलग अलग कंपनीज के द्वारा अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं, साइंटिस्ट के द्वारा पर्टिकुलरली किस तरह से प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाया जाए। उनके साथ साथ जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनके लिए जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको अपनाना ज़रूरी है, जैसे कि प्लास्टिक की जगह अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, जूट से बने हुए या फिर कपड़े से बने हुए बैग्स का यूज़ करना, प्लास्टिक की जगह कागज़ जो पेपर होते हैं उनके अल्टरनेटिव्स को यूज़ करना। जब हम वन यूज़ प्लास्टिक के सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं तो उस पर पूरी तरह से बैन होने के बावजूद भी वह कई जगहों पर यूज़ होती हुई दिखती है, तो उसको किस तरह से रोका जाए। उसके साथ साथ जब प्लास्टिक के बैग्स को यूज़ कर कर खुले में फेंक दिया जाता है तो उससे होने वाले इफ़ेक्ट या फिर एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव को किस तरह से रोका जाए, या जो उनकी वजह से एनिमल्स के अंदर या लैंड वाटर और एयर पोल्यूशन जो तीनों ही तरह से होता है उनके ऊपर, उनको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि लाइफ इनिशिएटिव या फिर जो जैसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाए और बिहेवियर चेंज के थ्रू उन चीज़ों को कम किया जाए। ओन एम्पलीफायर, हाउ डू दे वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स। जब जब एम्पलीफायर की बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से ट्रांसफॉर फॉर्म करता है वॉइस को, और माइक्रोफोन किस तरह से वॉइस को ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल पावर में, और उसको प्रोड्यूस करता है। जो एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, रिसर्च में, मेडिकल में, डायग्नोस में, ह्यूमन के द्वारा फिजिकल डिफरेंट काइंड से चेंज किया जाता है। जब हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो कि डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रोड्यूस करता है।
जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो एम्पलीफायर है वो वॉइस को एम्पलीफाई करता है, तो जो सिंगल सिग्नल अवेलेबल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑडियो सिग्नल्स को प्री एम्पलीफायर्स में, और जिसके द्वारा जो अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है ऑडियो सिग्नल्स की, उनके थ्रू वोल्टेज को कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ या फिर एक्सटर्नल पावर सोर्स के अंदर नॉइज को मिनिमाइज किया जाता है, ताकि जो आउटपुट है उसको प्रोसेस किया जा सके, और जो प्रीएम्प है उसको जो इंक्रीज किया जा सके। इसके साथ साथ जब की जो है किस तरह से जो वॉइस है उसको मिनिमाइज किया जाता है, तो उसके लिए एक सर्किट के अंदर रेसिस्ट किया जाता है कि इम्पैक्ट किया जा सके फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ करंट को ड्यूरिंग द मिसमैच सिग्नल्स बिकम नॉइस रिड्यूस द प्रैम्प साइंस। जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो लाउड स्पीकर है वो यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के उसमें, कि जितने अधिक सिग्नल होंगे या फिर जितनी ज़्यादा सिग्नल की पावर या इनपुट होगा वो उसी तरह से यूज़ किया जाएगा। लाउड स्पीकर्स कैन ऑल्सो बी बिल्ड विद स्मॉलर diaphragm with faster moving membrane facilitate high frequency sound and large डायफ्राम और फैसिलेट लो फ्रिक्वेंसी साउंड, जो कि एनपीएन या पीएनपी जब ट्रांजिशन की बात करते हैं उनके ऊपर वर्क करता है, कि किस तरह से जब हम एनपीएन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजेक्शन के अंदर की ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस और करंट की जो टाइमिंग है वो सिग्नल्स के अंदर कंपन उत्पन्न करती है, और माइक्रोफोन में जो डायाफ्राम कंपन है जिसके द्वारा जो ट्रांसमिशन है वो कोलेटरल करंट को हायर कर देता है 50% बेस करंट के साथ।